अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 5 तारीख है जनवरी की 2019, 5th ऑफ जनवरी 2019। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो इसी तरह हम एफपीआर के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे भी बात करेंगे और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए पे भी, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और मैं चाहता हूं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब पे भी बात हो। तो आज हम हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान .org.pk वेबसाइट पे। ये पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है और जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं, जितने लोग फाइनेंशियल डेटा के साथ काम करते हैं, उनको यहाँ जो है ना सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, चाहे स्टेटिस्टिक्स हो, फाइनेंशियल रिव्यू हो, इकॉनमी की परफॉर्मेंस हो या एनुअल रिपोर्ट हो, पाकिस्तान इकॉनमी की मुख्तलिफ क्वार्टरली रिव्यूज़ हो, ये सब आपको यहाँ मिलेगी। उसके अलावा स्टेट बैंक जो है, जो उसका रोल है एज रेगुलेटर, यानी कि जो आपके पैसे बैंकों में पड़े हैं, उसके अलावा लीजिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और फाइनेंशियल इदारे या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इदारे, जिनकी हमने कल लास्ट वीडियो में एससीसीपी के हवाले से बात की थी कि वहाँ पे वो भी उसको रेगुलेट करती है कि वो कैसे इनकॉपरेट करना है और कंपनी को बनाना कैसे और शुरू कैसे करना है। स्टेट बैंक का ज़्यादा काम है कि जहाँ जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो तो उस पे बड़ी नज़र रखे। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल कि अगर किसी भी शहर, गांव या किसी भी एरिया में नकली नोट चल रहे हैं, यानी जाली करेंसी चल रही है, तो स्टेट बैंक का काम है कि एफआईए और पुलिस और इदारों के साथ मिल के उसको ख़त्म करें। उसके अलावा पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इसलिए नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट हो सकती क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है 1956 का, उसमें लिखा है कि नोट छापने की और करेंसी इशू करने की पावर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करेगा तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो बहुत पावरफुल इदारा है, लेकिन इसकी पावर इसलिए है क्योंकि ये आपके मेरे फाइनेंशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और उस हवाले से मैं आज आपके सामने एक इस तरह होता है कि जब कोई इम्पॉर्टेंट बात हो, जैसे एफबीआर की वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि सर्कुलर इशू हुआ, जब कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने पूरे एफबीआर, पूरे मुल्क के एफबीआर डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट करनी थी और जनरल पब्लिक को यानी हमें भी बतानी थी। तो इसी तरह स्टेट बैंक भी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू करता है। इसका सर्कुलर नंबर 9 2018 का है और ये सब प्रेसिडेंट्स और सीईओज जितने भी बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये इशू किया गया और इसका सब्जेक्ट है सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। आपके शायद नॉलेज में हो या नहीं, लेकिन नवंबर 15 के बाद जहां पर एक जगह पे हम टैक्स दोस्ती की वीडियोस में आप देखेंगे कि 10 लाख नोटिस जो है ना एफबीआर ने इशू किए 6 लाख लोगों को, साथ ही बैंक इस्लामी और कुछ और बैंक्स पर साइबर अटैक्स हुए, साइबर क्राइम हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। बेसिकली साइबर अटैक ये होता है कि अनऑथराइज्ड लोग, यानी ऐसे लोग जैसे आपका घर है और ऐसे लोग जिनके जिनके पास घर की चाबी नहीं मौजूद, अनऑथराइज्ड लोग, वो आपके घर में दाखिल हो जाएं, या तो दरवाज़ा खुला हो या वो दरवाज़ा या खिड़की तोड़ के दाखिल हो जाए, तो वो उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड पर्सनस। जिनके पास चाबी है वो तो ऑथराइज्ड पर्सन है, वो आपके घर में आप और आपके घर वाले एंटर हो सकते हैं। तो बेसिकली बैंक्स के जो डेटाबेस होते हैं जिसमें सारी आपकी डिटेल्स होती हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको हम कहते हैं लेजर, यानी आपका कितना पैसा उसमें पड़ा है, कितना पैसा आपने निकाला, कितना पैसा और बैंकों से या और अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र है, वो जो पूरा लेजर है उस पर अटैक हुआ और बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स, और ये इस तरह है कि इंटरनेट के ऊपर ब्लैक मार्केट है जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर यूज़ करके फिर जो है ना ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो आपने ना की हो। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई लोगों के साथ ऐसा हुआ तो हमारी उनके साथ हमदर्दियां हैं। और आज की वीडियो का मकसद है कि आपको पता चले कि स्टेट बैंक ने उसी सिनेरियो में नवंबर 28 2018 को, क्योंकि फ़ौरन एक्शन लेना होता है, जैसे कोई ज़िलज़ला आ जाए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, तो नेचुरल डिज़ास्टर
कि जो इदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए मुल्क के अंदर तो स्टेट बैंक जो है सबसे पहले एक्ट करता है। तो इस सर्कुलर में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और देन अगेन स्टेट बैंक के बारे में बताना ये ज़रूरी है कि हम चूंकि टैक्स दोस्ती में आपको आपके फाइनेंशियल राइट्स के बारे में भी अवेयर कर रहे हैं, जिसमें आपके टैक्स राइट्स भी आते हैं जिन पर हम ज़्यादातर बात करते हैं। तो इस उन्होंने सर्कुलर में लिखा है कि टू सेफ गार्ड बैंक्स एंड देयर कस्टमर्स फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। ये ऐसा ही है कि आपकी तनख्वाह आए फॉर एग्जांपल अकाउंट में और एकदम से अकाउंट से चली जाए, या आप एटीएम से निकालने की कोशिश करें और वो ना निकले। तो बेसिकली अगर वो तो ये होता है कि एटीएम में अगर गलती हो जाए तो वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन अगर क्राइम हो जाए, कोई बाहर से अनऑथराइज पर्सन आपके अकाउंट में से पैसे निकाल ले या आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ले, तो फिर आप पर एक लाइबिलिटी आ जाती है। फिर वैसे ही ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल हैं, तो एक एडिशनल मसला आ जाता है कि एक पैसे जो आपको रिसीव ही नहीं हुए या क्रेडिट कार्ड जो आपने यूज़ ही नहीं किया उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है, और फिर बैंक के और आपके रिलेशन भी ख़राब होते हैं। तो उसको बचाने के लिए ख़ास तौर पे बैंक इस्लामी का जो केस था, इसलिए एक एडवाइस ये भी है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को टेम्प्रेरी तौर पे ब्लॉक कर सकते हैं अभी भी, ताकि ये प्रॉब्लम जब तक मतलब अब तो दोबारा नहीं हुआ, लेकिन स्टेट बैंक ने भी ये पॉलिसी गाइडलाइंस इसलिए इशू की हैं कि दोबारा ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले उन्होंने बैंकों को कहा है पॉइंट नंबर 1 में कि आप अपना जितना भी है ना, स्विफ्ट होता है ये जो आप एक्सचेंज करते हैं, ये जो वन लिंक होता है, उसके अलावा कार्ड सिस्टम है, आरटीजीएस ये होता है कि आप फौरी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिजिटली पैसे भेजते हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ कर रहे होंगे ये, ठीक है, और ब्रांचलेस बैंकिंग ये इजी पैसा वगैरह। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको आप ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स कहते हैं। इससे अब आप अपने एफबीआर के चलान भी पे कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इनकी स्टडी करें बैंक्स के इनके अंदर कौन कौन से वीक पॉइंट है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें, यहाँ की बात नहीं करा, एटीएम अगर एक ऐसी जगह पर हो, आप देखते हैं कि वो एक बंद कमरे में होता है, जब आप अंदर जाते हैं आप अंदर से लॉक भी कर सकते हो, उसमें कैमरे भी लगे होते हैं, लाइट। अगर एटीएम मशीन वैसी बैंक के बाहर रख दी जाएगी तो हो सकता है कोई चोरी कर ले। तो इसी तरह आप ये जो बैंक्स के डिजिटल सिस्टम है जिसके थ्रू आप आरटीजीएस, अपना एटीएम, अपनी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, उसको मार्च 31 2019 तक जो है ना मजबूत कर देना चाहिए। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, कोई अनऑथराइज पर्सन कैसे उसके अंदर आए, साइबर अटैक कैसे हुआ, वही वाली बात है, कोई वीक कोड होगा किसी जगह पे अनऑथराइज वो जा सकेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के अलावा थर्ड पार्टी जो है क्या कहते हैं भी ऑडिट करवाए कि वो जो चैनल्स हैं वो है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको सर्कुलर बता रहे ये आपकी गाइडेंस के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप ये साइबर क्राइम और इस तरफ लें, क्योंकि बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी जिसका जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत डिमांड है कि ये स्किल्स होने चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें कि इसके अंदर कोई बैकडोर्स तो नहीं है, इस तरह तो नहीं है कि इस पर अटैक हो सकता है। तो एथिकल हैकिंग वगैरह जिसको कहते हैं, तो एक तो ये बताना मकसद था। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 1 2019 से हर एक बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट अलर्ट भेजेगा, यानी एसएमएस और ईमेल भेजेगा अपने कस्टमर्स को, बस क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे अपने कस्टमर्स को भेजेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक बैंक्स 15 से 30 रुपए लेते रहे आपसे, हर मंथ चार्ज करते रहे एसएमएस, और आपको बताते भी रहे कि जी एसएमएस चार्जेस है। अब वो चार्जेस नहीं होने चाहिए एसएमएस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के भी और डोमेस्टिक जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यानी एटीएम से आपने पैसे निकाले, आपने पीओएस पॉइंट ऑफ सेल पर आपने किसी दुकान में शॉपिंग की, किसी प्लाजा में शॉपिंग की, आपने पेट्रोल भराया तो आपने अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल जो है बैंक्स को जाके दें, उन्हें कहें जी आपके पास हमारा अपडेटेड है। वैसे इस सर्कुलर में लिखा है यहाँ पे कि बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने फाइनेंशियल राइट्स और फ्यूचर लॉस से बचेंगे, ताकि आपको फौरन अलर्ट आ जाए कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है। मल्टीपल चीज़ें ना, आपका एक बैंक अकाउंट है वो चेक से आप ऑपरेट करते हैं, उसका डेबिट कार्ड भी हो सकता है वो मिसयूज़ हो गया, कार्ड आपके पास हो लेकिन उसका नंबर और किसी तरीके से कॉपी हो गया हो तो कहीं और यूज़ हो रहा हो। पिछले दिनों अभी बैंक फ्रॉड
पे भी आप देखते रहते हैं न्यूज़ के बैंक वाले ये इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर ये भी शामिल है कि सॉफ्टवेयर किन किन लोगों के पास है, कहीं वही ना लीक कर दें। जैसे ऐसा अनफॉर्चुनेट है कि आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो मार्केट में जो है ना बिकते हैं, और जो है ना इसीलिए आपको हर जगह से एसएमएस आते हैं। तो उस पे भी अगर कोई पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कुछ काम करे तो बेहतर हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जिन कस्टमर्स के भी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग को डीएक्टिवेट कर दिया था बैंक्स ने, उनको एक्टिवेट कर दे ताकि वो ट्रांजैक्शन करे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आफ्टर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने वो अकाउंट ओपन किया था तो वो जो है रीएक्टिवेट कर दे। हो सकता है आपके बैंक ने रीएक्टिवेट कर दिया हो कि आपकी अच्छी कस्टमर स्टैंडिंग हो, लेकिन ये गाइडेंस स्टेट बैंक की तरफ से है कि आफ्टर जो है क्या कहते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने आए कस्टमर्स तो उनको एजुकेट किया जाए कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स कैसे होती हैं। ये ईमेल्स आ जाती हैं कि इस लिंक पे क्लिक कर दो, या जो है क्या कहते हैं उसको प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, और ये फॉल्स एक्टिवेशन के लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर किसी की एक्टिवेट हो जाती है सिम और वो खुद बायोमेट्रिक उसने नहीं किया तो जो है क्या कहते हैं उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये भी चेक कर लें। उसके अलावा 5वां पॉइंट ये है कि जितने भी कार्ड्स इशू किए गए हैं, कार्ड्स का मतलब है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब उनके अंदर जो है क्या कहते हैं उनको अनेबल कस्टमर टू एक्टिवेट ब्लॉक देयर कार्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्च 31 2019 तक। पॉइंट क्या है कि देखिए अगर आपने ब्लॉक करना है अपना कार्ड तो बहुत आसान तरीका होना चाहिए, यानी कि फ़ोन कॉल भी अच्छी चीज़ है कि आप फ़ोन करें और कहें जी मेरा कार्ड ब्लॉक कर दें, तो वो आगे से आपसे कुछ सिक्योरिटी चेक्स पूछते हैं, लेकिन चूंकि आपका कार्ड गुमा है आप ही का कंसर्न होगा। तो एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके अंदर सिंपल स्वाइप है, आपको ऑप्शन दिया है वहीं पर आप मेन मेन्यू के अंदर ही जैसे आप वॉल्यूम का बटन ऑन ऑफ करते हैं तो आप स्वाइप करेंगे तो आपका कार्ड जो है ना उसी वक्त डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बहुत क्विक तरीका है, खुदा न खास्ता आपसे गुम गया है, किसी ने चोरी कर लिया है और मोबाइल पे भी कॉल करने का ऑप्शन मुश्किल है, या हेल्पलाइन आपने नहीं सेव की हुई या घबराहट में आपको नहीं समझ आई, तो अपना मोबाइल ऐप खोल के आप जो है स्वाइप करें। तो डिजिटल लिविंग में यह है कि जितने भी बैंक्स और इस तरह की चीज़ें, फूड डिलीवरी, उनके ऐप्स आपके अगर फ़ोन पर हो, और फाइंड माई फ़ोन का ऐप अगर आपके फ़ोन पे हो, स्मार्टफोन पे, तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है, सिक्योर हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम का पता नहीं चलता किस टाइम आए। तो ये उन्होंने बात बड़ी अच्छी लिखी है कि इतना इजी होना चाहिए कि बटन ऐप के थ्रू हो जाए या कोई सिंपल तरीका हो कि हो जाए। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर 6 में की है कि पहले भी बैंक्स को कहा गया था कि आपके जो एग्जिस्टिंग पेमेंट के कार्ड्स हैं, यानी डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट, सब जो है चिप और पिन बेस्ड हो जाने चाहिए। यानी कि कहीं भी, जैसे मेरे पास अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक है, अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करता हूं तो वो बंदा फिर मुझे मशीन दिखाते कि सर आप अपना अब इसमें पिन कोड भी डालें। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा कार्ड कोई चोरी भी कर लेगा तो उसको पिन जानना ज़रूरी है, जो तकरीबन नामुमकिन है। तो ये ऑप्शन जून 30 2019 तक हो जाना चाहिए। देन अगेन ये आपके फाइनेंशियल राइट्स हैं। अगर आप बैंक्स को अवेयर नहीं करेंगे कि आपने ये काम करना था अब और आपने नहीं किया तो ये जो है ना आपके फाइनेंशियल राइट्स की वायलेशन कल को होगी। आपके पैसों का कोई फ्रॉड आपके अकाउंट में ना भी हो तो हो सकता है आपके किसी साथी का हो या किसी का भी हो, तो आपकी अवेयरनेस की वजह से और लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस का मकसद ही है कि आपको पता हो कि इदारे स्टेट बैंक काम कर रहे हैं शुरू से, लेकिन जो है इसमें पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सर्कुलर में जो उन्होंने एक्शंस बैंक को कहे हैं, आपको नहीं कहे, लेकिन अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 में ये कहता है कि बैंक्स के पास, पॉइंट नंबर 7 में और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो बैंक्स के स्पेसिफिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि उनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे पेपैल के अंदर एक सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जहां पर वो अंदाजा लगाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ना वो शख्स नहीं कर रहा जिसका वो कार्ड है। मतलब अगर आप नॉर्मली ऑनलाइन परचेजेज नहीं करते और एकदम से एक बड़ी अमाउंट की परचेज ऑनलाइन आपके कार्ड से हुई है तो अंदाज़ा लगाएगा कि नहीं इस शख्स का ये बिहेवियर नहीं है,
तो आपको अलर्ट आ जाएगी, आपको कॉल आ जाएगी। बैंकों का ऐसा सिस्टम ज़रूर है। दूसरी बात है, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और उसके हवाले से भी बैंक्स को अब ज़्यादा जो है क्या कहते हैं सिस्टम्स रखने, चेक्स एंड बैलेंसेस के ऑन ट्रांजैक्शंस, ताकि बहुत सारे नुकसान पाकिस्तान की रेपुटेशन को और लोगों के पैसों और एसेट्स को हो रहा है। अब बिजनेसेस के हवाले से आप देखें कि अगर बैंक स्ट्रांग नहीं होगा तो एक बिजनेस जो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके पैसे और एसेट्स हर वक्त गर्दिश में होते हैं और अक्सर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू गुजर रहे होते हैं। तो अगर बैंक्स चेक नहीं रखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसका ये सारे जो पॉइंट्स उसके बाद भी लिखे हैं कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम रखेंगे 24/7 24 घंटे, उसके अलावा उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसके अलावा पेमेंट के जो उनके एग्रीमेंट्स हैं वो हो गया, 3D सिक्योर तरीके इस्तेमाल करेंगे और ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। तो इससे ये होगा कि जो बिजनेसेस हैं लोकल और इंटरनेशनल वो एतमाद कर सकेंगे। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पे पैल इसलिए नहीं आता। पे पैल एक पेमेंट का तरीका है जो इतना इजी है, जितना इजी आप अपना ईमेल जितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उतनी ही सिक्योर और आसानी से पे पैल का तरीका आप पे पैल के थ्रू पेमेंट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अगर पाकिस्तान में पे पैल आ गया तो कम अज कम जो है क्या कहते हैं 10 तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं, बल्कि अगर वो कोई काम ऐसे भी करते हैं और अपनी चीज़ें बना के किसी को बेचते हैं मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर, तो एक सिक्योर तरीके से उनको पैसे मिलेंगे। और वही वाली बात है कि काफ़ी रोज़गार जनरेट होगा नौकरियों की सूरत में भी और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस की सूरत में भी। और जितने भी यंगस्टर लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि वो अगर कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो उनको पेमेंट रिसीव हो सकेगी। तो देन अगेन इस एक अच्छा पेमेंट सिस्टम होने में स्टेट बैंक के रोल में हम सबका जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, हम सबका फ़ायदा है। तो काइंडली टैक्स दोस्ती की इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक सर्कुलर पे जो अब मज़ीद डिजिटल पेमेंट्स को सिक्योर कर रही है। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आपके डिजिटल राइट्स हैं उसको आप प्रोटेक्ट करें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के। आज 5 जनवरी 2019 है और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।